हेलो, नमस्ते, आदाब। कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया। मंडे कैसा जा रहा है आपका? साल का पहला मंडे अच्छा लग रहा है आप लोगों को? नाइस। कहाँ से आए हो आप लोग, मतलब एरिया वाइज? अच्छा, तो भाईंदर से रहते हो, यानी ऑफिस से आए हो तो भाईंदर से आए हो या? अच्छा ठीक है। आप कहाँ से आए हो सर? ओके, और आप? वाह। और आप दोनों? अंधेरी। बढ़िया। तो मतलब मैं बस ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिनको आना था वो वक्त पर वो आ तो सकते थे। अगर चर्च गेट से कोई पहुँच गया है 9 बजे के लाइक ओपन माइक के लिए तो पॉसिबल तो था, पर मुझे लग रहा है कि अभी 2026 बस शुरू ही हुआ है, तो पीपल आर स्लोली वेकिंग अप। वो क्या होता है ना कि जब रियलिटी ऑफ लाइफ हिट्स यू इन द फेस तब पोइट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी नया साल बस शुरू ही हुआ है ना, मतलब सोचो वेंसडे को न्यू ईयर था, तो थर्सडे फ्राइडे और फिर सैटरडे संडे आ गया फिर से। तो पीपल हैव नॉट वोकन अप टू द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। दे स्टिल डोंट नीड दैट एस्केप और दैट रियलिटी चेक, सो दे हैव नॉट टर्न टू पोएट्री एट। कोई बात नहीं, धीरे धीरे शुरुआत होती है, तो हम भी धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। वैसे तो जनरली मेरे साथ ये होता है कि जब न्यू ईयर आने वाला हो तो मैं पिछले साल की पूरा एक रिकैप बनाती हूँ कि क्या क्या किया इस साल में, क्या क्या रह गया। तो और सारा प्रेशर ले लेती हूँ कि पहले ही महीने में आधा काम निपटा दूंगी जो पिछले साल नहीं हुआ था। डज दिस हैपन टू यू गाइज? लाइक आप लोग लिस्ट विस्ट बनाते हो क्या, ऐसे विजन बोर्ड टाइप या गोल्स लिस्ट? साहिल एकदम सर हिला रहा है कि नहीं, क्या ही पॉइंट है। पता ही है जब फेल होने वाले हैं तो ट्राई क्यों करें, है ना? हाँ, लेकिन कोशिश तो रहती है ना एक शुरुआत में एक। हाँ एग्जैक्टली। आप करते हो? हाँ। ये तो हम सबका है। आई थिंक यू आर नॉट अलोन इन दिस। यू आर अलोन इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, बट यू आर नॉट अलोन इन दिस। नाइस। डू यू डू दैट? डू यू मेक अ लिस्ट? विजन बोर्ड ना, ऐसे डू यू पुट पिक्चर्स और यू ड्रॉ? भाई ये आप, उन्होंने पहले बताया था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, तो मेक सेंस। आप क्यों प्रिंट आउट क्यों लेंगे आप? सही बात है। डू यू डू इट? लाइक नो। तो व्हाट्स योर एजेंडा कि आप क्यों नहीं करते हो ऐसा? सही बात है, वो बात भी सही है। आप क्या करते हो ऐसे? लाइक व्हाट्स योर वर्क रिलेटेड टू? अच्छा अच्छा। तो ये आप फेल होके सीखे हो या आपने ट्राई ही नहीं किया कि होता ही नहीं है तो क्यों करे? अच्छा। साहिल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जो आपने एकदम सर हिलाया था कि? 4 सालों से सेम लिस्ट रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या उस लिस्ट में कोई एक चीज़ बताओ जो मतलब जो जिसको बताने में थोड़ी कम शर्म आए तुम्हें? मैं सोच रहा हूँ पिछले 4 साल से वेट गेन करूँगा। ओह वाह, मतलब सिगरेट छूट रही है, हर साल छूट रही है। अच्छा, ऐसी बात है। नहीं, पर ये आई थिंक हम सबके अंदर थोड़ा सा तो जोश होता है नए साल का, क्योंकि हम सब उसको लेते हैं एज अ न्यू बिगिनिंग। बट देन इवेंचुअली यू ऑल्सो रियलाइज़ कि भाई जो भी, अगर तुम्हें इतना समय लगा है या पूरा साल होने का कुछ मतलब है, एटलीस्ट इफ़ यू आर एनीथिंग लाइक मी, तो वो होता है कि पहले थोड़े समय के लिए तो प्रेशर फील होता है, फिर यू टेल सर नो नो, धीरे धीरे ही होगा ये काम भी। जैसे लोग भी धीरे धीरे आएंगे वैसे साल भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और हमारे गोल्स और जो भी हमने प्लान किया है वो भी धीरे धीरे ही होगा। तो हम इस ओपन माइक की शुरुआत भी धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? ओके। और शुरुआत करेंगे कुछ शेर से। रामदर्श मिश्र साहब के कुछ शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। तो कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे। किसी को गिराया ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे। जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे। मिला क्या ना मुझको ए दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली मगर धीरे धीरे। मोहब्बत मिली मगर धीरे धीरे। ऑडियंस तो आप लोग बढ़िया हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे दूसरे लोगों की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही ताली बजाते रहेंगे, ऐसे इंटरेक्ट करते रहेंगे
तो कुछ ओपन माइक के रूल्स होते हैं वो बता देती हूँ और फिर फर्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे हम. आज ज़्यादातर रूल्स आप पे लागू नहीं होंगे क्योंकि आज थोड़ा सा एक्सेप्शन ही है ना. धीरे धीरे आप भी परफॉर्म कीजिए, टेक योर टाइम, है ना. तो आपको 4 मिनट पे दिखाया तो जाएगा आई गेस टाइमर, लेकिन आप ले सकते हो थोड़ा सा और वक्त बिकॉज वी हैव टाइम. तो maybe try something new, maybe try something old also again if you want to. And yeah, उसके अलावा I think there's only, what are the other rules? Phones on silent. मतलब किसी का बज भी जाएगा तो हम सब बात कर लेंगे, है ना. एक वीडियो कॉल ही चालू कर लेना, बता देना कहाँ हो, ठीक है. फिर आई थिंक वो भी, उन्हें भी बुला लेंगे हम, ठीक है. नो अदर स्पेसिफिक रूल्स एज ऑफ नाउ. कुछ मेरा छूट गया होगा तो बता देंगे ये लोग, बट आई लेट यू नो. सो विल कॉल आवर फर्स्ट परफॉर्मर. यस, तालियां बजाइए फॉर विक्रम. यस. So this reminds me of all my birthday parties. So आज hopefully थोड़ा टाइम है, तो अगर लास्ट में टाइम बचे तो एक एक्स्ट्रा पोएम कर लेंगे if possible. Okay. So this is a piece that I'm sharing for the first time. It's called Dear H. Dear H, I'm sorry I couldn't feel the same way. I'm sorry I couldn't look at you the way you looked at me. Spinning handmade offerings for my birthday. And perhaps wished for us sitting in a tree. Your gifts that day left my friends in no doubt, saying this girl is crushing on you. I dismissed them with a shrug and merely pondered, perhaps it's true. But you made me feel wanted when I thought no one wanted me. And for that, I'm ever grateful. For you did it when my house was on fire and I was just 18. Every moment in those moments was fateful. I've been in your place, and it's a losing race, to pine for the unreachable star. You wish they would, and if only they could, just love you the way you are. I thought about you sometimes long after we'd split, without any rhyme or reason. So I thought I'd look you up and see what you were up to renew our friendship season. Imagine my shock at your Facebook page. A post by a brother that said, H, it's been 2 years since you left us. We miss you every day. So I had missed a funeral to head. I look back at the moments we hugged together and wished I could have been more. I flatter myself with a pompous query. Could our kiss have spared you death sure? I hope wherever you've gone, you found someone nice who calls you his sugar and spice. Maybe I'm you in this place, waiting for a kiss that never takes place and settling for a friend zone embrace. I don't know how to end, so I'll go back to the start and say I'm sorry I couldn't feel the same way. I thank you again, once again, for what you did for me. I hope in me you can live on and stay. The next piece is on AI. So it's called Oh AI, Where Art Thou? This is like if AI met Shakespeare, apparently. So, Oh AI, where art thou? They say you're artificial, or am I less real now? Oh AI, where art thou? A chat GPT answering why and how, but your algorithms spark suspicion somehow. Oh AI, where art thou? Are you a newborn baby or born even before humans invented the plow? Oh AI, where art thou? Did I write this or did you? I wonder who cares anyhow. Oh AI, where art thou? Will you let me keep my job or leave me sweating at the brow? In a country of 1 million gods, including unoriginality, will you be the new holy cow? Oh AI, where art thou? Are you a mirror to me or a reflection I disavow? Do you tempt my dark side or keep it chained somehow? Oh AI, where art thou? It's a new world and a scary one,
but together we can make a good one. More artificial, but more real. More digital, but more human. Oh AI, where art thou? I won't live forever like you. I worry about the ones who worry about me. And I left my late father a vow that I would take care of her. So when it's time to leave the world, my last prompt to you will be, I'm leaving mom in your hands. She may not know how to use you yet, but I hope you'll teach her. Ciao. Can I do one short piece before, which is, okay. इसका प्लान नहीं था तो थोड़ा ढूंढने में टाइम ले रहा है जो कि अच्छा, दिस वंस कॉल्ड बस लिख लेते हैं कभी. इसमें जस्ट वन कॉन्टेक्स्ट टू प्रोवाइड इज दैट आमरीन मीन्स आसमान. बस लिख लेते हैं कभी कुछ शब्द, कुछ निशब्द, तहजीब के तराजू में तोलते हुए कि बयां किया जाए या नहीं. बस लिख लेते हैं कभी, कभी फुर्सत से तो कभी हसरत से, कभी शिद्दत से तो कभी शहादत का कफन ओढ़ते हुए. बस लिख लेते हैं कभी समय की शमा बुझने से पहले, जवानी की धूप ढलने से पहले. बस लिख लेते हैं कभी आंखें आमरीन की तरफ उठाते हुए. शायद किसी दिन वहीं जाएंगे, एक नया कागज़, एक नई किताब. उन बादलों की तनाई के बीच शायद रो देंगे हम भी कभी. उन्हीं बूंदों से गिरते हुए शब्द शायद प्रेरित कर दे तुम्हें, ताकि तुम भी बस छू लो हमें कभी. थैंक यू सो मच. My Instagram handle is @VikramPodar_comedian, which should not come as a surprise to any of you. बढ़िया, बिल्कुल. You have matched my energy also, I think. मैं भी दोनों languages में लिखती हूँ. How long have you been writing? So it's been about 3 years. Last 1 year it's been a little bit more essay. Okay. तो आप सच में कॉमेडियन हो या ये आपने बस इंस्टाग्राम के लिए लिखा है? Professionally, I work with companies, corporate comedy. Oh, okay. I run a company called 1% Humor. Oh, okay. Got it. So corporate comedy as in like you also perform? Yeah, for companies. Oh, okay. Nice. I used to do public shows a lot, but अभी public shows में poetry का ज़्यादा करता हूँ, stand-ups. अच्छा, nice. I think Increase my business and poetry. अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया. आई थिंक हर पोएट के आई थिंक हर कॉमिक के अंदर एक पोएट तो है डेफिनेटली. हर पोएट के अंदर एक वॉनबी कॉमिक भी है. सो एवरीबडी इज ट्राइंग एंड आई थिंक मतलब दे गो हैंड इन हैंड. आई थिंक वेर एवर देर इज द ड्रामा ऑफ बींग हु यू आर, देर इज ऑल्सो यू हैव टू लेयर इट विद द ह्यूमर, अदरवाइज इट डजेंट, गले से उतरती नहीं है बात वरना किसी के. तो बट आपने जो तीनों ही पीसेस पढ़े, इट वॉज लवली लिसनिंग टू यू. And the AI thing is something that I feel like I've also been writing a little bit about. और मैंने recently पढ़ा I think कि पिछले 1 साल में ही जितना पानी हम इंसान ने यूज़ करते उतना बस OpenAI के सर्वर्स ने यूज़ किया है, which is insane to me. मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन एक इंसान अकेले प्रोसेस कर सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप भी प्लीज़ मेरे साथ सफ़र कीजिए, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू इवन फैदम समथिंग लाइक दैट, राइट. मतलब जहाँ हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ हमें पता है कि पानी की कितनी दिक्कतें हैं और सबको ये, जहाँ वक्त से वक्त तक पानी नहीं आता है, देयर आर आवर्स फॉर इट, एंड एट द सेम टाइम यू हियर थिंग्स लाइक दिस. सो इट्स अ लिटल है, इसमें कुछ तो है बात सोचने जैसी. तो अच्छा, हाँ एग्जैक्टली. हाँ आई थिंक मतलब अभी एक दूसरी चीज़ ये भी है कि न्यूज़ भी मुझे इंटरनेट पे ही मिल रही है, इसलिए शायद टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले मिल गई. पर
हाँ आई थिंक नहीं बट थैंक्स आई थिंक नाउ इट्स वेरीफाइड ऑल्सो पेपर में आ गया तो हम मान ही लेते हैं कि भाई मैं ऐसे ही बस पढ़ के कुछ नहीं बता रही हूँ, ऐसे कुछ है, इसके पीछे भी बेसिस तो है, तो ये है. बट और कोई यू ऑल्सो सेड दैट यू ऑल्सो प्लान सम थिंग्स फॉर द न्यू ईयर राइट, लाइक आपने भी ऐसे हम जो पहले बात कर रहे थे विजन बोर्ड की और गोल्स की, तो जैसे साहिल ने बताया तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप कुछ बताना चाहेंगे उस लिस्ट में से कि समथिंग दैट यू वांट टू डू दिस ईयर, लाइक आपने सोचा कि आई वांट टू डू दिस, यू वांट टू मेक अ शॉर्ट फिल्म. अच्छा, ओ वाओ, सो यू एनिमेट एज वेल. अरे वाह नाइस. तो दिस इज, ये तो आप कर लोगे यार, आप तो पढ़ भी रहे हो, मतलब डिज़ाइन का है ना, बढ़िया है. आई थिंक द लाइक इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट विजन बोर्ड्स एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर्स इज़ दैट मैंने भी इस साल ही सोचा कि बनाते हैं, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा कि बनाना चाहिए, ठीक है. पर फिर मैंने भी ऑब्वियसली रिसर्च की, बाय विच आई मीन मैं इंस्टाग्राम पे जाके रील्स देख रही थी कि किसने बनाया है विजन बोर्ड. तो लोग अपने विजन बोर्ड पे फूल डाल रहे हैं, लोग अपने विजन बोर्ड पे डाल रहे हैं कि आई विल go take a trip here, but I think these are things that you want anyway, right? Like you can, yeah. So I was like अच्छा, because this person was very confidently and proudly saying कि मेरी सारी चीज़ें हो गई है मेरे विजन बोर्ड पे, तो I was like कि बट ये तो बहुत अचीवेबल गोल्स है भाई, मतलब. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो लाइक यू हैव टू बैलेंस इट आउट समवेयर, यू हैव टू गिव योर सेल्फ थिंग्स ऑन दैट विजन बोर्ड दैट यू नो यू विल डू. हो सके तो ऐसा कुछ दो जो पहले ही दिन कर लोगे आप, कि मैं सुबह उठूँगा ताकि एटलीस्ट यू हैव द मोटिवेशन ऑफ कीप गोइंग, मतलब जो भी आप डाल रहे हो उस लिस्ट में. तो विच इज़ वाई आई थॉट दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग दैट हाउ आई थिंक देर इज सम प्ले ऑफ डिल्यूजन हियर, बट आई थिंक दैट ठीक है, जिसके लिए जो भी काम लगता है वाई नॉट, है ना. जैसे ये लोग निकल चुके हैं डिल्यूजन से, इन लोगों को पता है कि नहीं होता है, इसलिए हम नहीं डालते हैं. वेरी अनरियलिस्टिक विद आवर सेल्स, सो वी विल नॉट डू इट. बट करना चाहिए थोड़ा डिल्यूजन अच्छा है, इज़ वॉट माई फ्रेंड्स ऑल्सो सेड टू मी, कि कुछ तो डालो, है ना. हाँ एग्जैक्टली. सो विदाउट क्रिंजिंग माई सेल्फ वाइल आई से दैट, आई वॉन्ट टू एग्जैक्टली से दैट. बट हाँ, वील कॉल आवर नेक्स्ट परफॉर्मर. येस, ओके, तालियां बजाइए एंड वील कॉल प्रियांशु ऑन स्टेज. तो नज़्म है, ये पहले मैंने पढ़ी है काफ़ी बार, ये वापस पुरानी हो गई तो फिर ट्राई करते हैं, ठीक है. तो कहा है कि ये इस लावारिस ज़मी पर न जाने किसकी कब्र है जिस पर मिट्टी आज तक न चढ़ी. इस लावारिस ज़मी पर न जाने किसकी कब्र है जिस पर मिट्टी आज तक न चढ़ी. ये बेडौल सी दीवारें जिनके खुरदुरे कोनों तक पहुंचने की आड़ में इन सुबह ने न जाने कितने सूरज इन रात के हाथों बेचे हैं, पर इस कब्र ने मानो सियाह लिबास ओढ़ रखी है. इसमें गड़े मुर्दों को बाहरी ख्वाब की तासीरों से नफ़रत है, जिन्हें उफान पाता देख दबोच कर कत्ल किया जाता है. बाकायदा मेला लगता है जिसमें कत्ल जायज़ बताकर चीखों को शोर बनाकर नस्लों की नसों में जबरन कट्टरवाद घोला जाता है, ताकि इस नशे के जनीन ज़हनी अपाहिजों से बगावत की बू ना आ सके, ख्वाब की कोई तासीर इन्हें छू न सके. या कुछ यूँ इंतज़ाम करें एक ऐसा जाल बुने जिनमें कैद आवाज़ों को इस कदर घोट दिया जाए कि बगावत पर इन सियासतदानों का हुक्म हो, ये जिस और चाहें आवाज़ों की तबीयत मोड़ दें. खैर, इस कब्र में गड़े मुर्दों को बाहरी ख्वाब की तासीरों से नफ़रत है, ये यहाँ कब्र में ज़िंदा महसूस करते हैं. ये कब्र जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही है. गोरकन वो इंसान है जिसका प्रोफेशन है कब्र खोदना. तो गोरकन दिन गुजरते न जाने कितनी परतें और खनकर दफन किए जाता है, पर यहाँ कभी जनाजों की आहट नहीं सुनाई पड़ी. ये जो यहाँ दफन हुए जा रहे हैं, इनके अकड़े जिस्म से टकराती हवा में घुली रेत सरकने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं. इनके वजूद का कहीं जिक्र नहीं. वाघा पर सरहद पार किसी अपने की बू आती है. गौरतलब है यहाँ हवाएं वहीं की गंध लिए फिरती हैं. वहाँ औंधे मुँह ज़मीं पर एक अधगली लाश मौजूद है. इन हवाओं संग रेत में घुली उसी के जिस्म की गंध है जो इस मुर्दों संग लिपट कर दफन
जो इस मुर्दों संग लिपट कर दफन हुए जा रही। ये भीषण सिंह की कब्र है, ये टोबा टेक सिंह की कब्र है। ये भी हाल ही में लिखी थी मैंने। तो बेसिकली ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें आसपास हो रही हैं, ठीक है, तो कुछ उसकी जड़ें पुरानी भी हैं थोड़ी, ठीक है। तो क्या है कि पुराने कैलेंडर के तारीखों के टुकड़ों पर लगी स्याही के किस्से मैं फिर कुरेद लाऊंगा। पुराने कैलेंडर की तारीखों के टुकड़ों पर लगी स्याही के किस्से मैं फिर कुरेद लाऊंगा। गर जो बात चले गुजरे कल की, गर जो बात चले गुजरे कल की, कागज़ों पर जो ना चढ़े लहू के उन छींटों के किस्से मैं फिर कुरेद लाऊंगा। मेरी जान रहा वो आसमां का टुकड़ा, मेरी जान रहा वो आसमां का टुकड़ा जो दरीचे के दरारों से छनकर आहिस्ता मेरे कमरे में दाखिल होता रहा है। यहाँ एक किताब है, यहाँ एक किताब है जो मर रही, यहाँ एक किताब है जो मर रही जिसकी तासीर पर उम्र जमी है। यहाँ एक किताब है जो मर रही जिसकी तासीर पर उम्र जमी, मौत सी ठंडक है और हर पन्ने पर झुर्रियों के भद्दे निशान, और हर पन्ने पर झुर्रियों के भद्दे निशान, और हर पन्ने पर झुर्रियों के भद्दे निशान। निशान जो मेरे पूर्वजों के गले में टंगी घंटे की आवाज़ों से गहरे हैं, निशान जो गले में लटके मटके से ज़मीन पर छींटे गए शर्म से ज़्यादा गहरे हैं, निशान जो नंगली की छाती से बहते लहू के दाग से जने हैं, निशान जो दहलीज पर रखे उन पानी के प्यालों के दाग से गहरे हैं जो कभी अंदर ना लाए गए, जो हमने छू भर लिए। निशान जो जलते मनुवाद की चिता से उठी आज़ादी के ख्वाब से गहरे हैं, निशान जो जिंदा रहे आवाज़ों के बीच जाने के बाद से उठे इंकलाब से गहरे हैं, निशान जो प्रथा से जले जिंदा सांसों के ताप से जने हैं, निशान जो जने हैं उन ऊंचे गए जिस्मों के बहते लहू की धार से, जो कभी बस ट्रेन स्कूल कॉलेज ऑटो कैब सड़क दफ्तर घरों में नोचे काटे बहाए गए हैं, निशान जो जख्मों पर लगे कैमरे और खिलखिलाते चेहरों के बने तीस से गहरे हैं, निशान जो दिन ढलते गहरे और बदतर उभर आते हैं, निशान जो खैर बाबा साहेब की लिखी प्रेम रायज़ादा की सजाई हुई ये किताब इस अंधेरे बंद कमरे में भयानक मौत मर रही। इस चादरों की सिलवटों पर यहाँ बोझ लगती हैं सांसें मेरी। ये गर्म जिस्म की आह से वीरान दीवारों पर दरारें पड़ने लगी हैं, ये गर्म जिस्म की आह से वीरान दीवारों पर दरारें पड़ने लगी हैं। और कौवे झांकते हैं दरीचे के दरारों से, कौवे झांकते हैं दरीचे के दरारों से, खदेड़े जाते हैं गिद्ध के चिंगाड़ों से। जिस्म के ताप से किताब के पन्नों की बू आती है, जिस्म के ताप से किताब के पन्नों की बू आती है, टूटे दरीचे से ज़िंदगी की बू आती है। हश्र के मैदान पर जले जिस्मों की धूल जो बिखरी, हश्र के मैदान पर जले जिस्मों की धूल जो बिखरी, खामोशी रूह से चादर खींच जिस्म पर ओढ़ा आती है। फीडबैक नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, सही बात है। हाँ, ये कविताएं सुनने के बाद माफ़ी मांगना चाहूँगी। पहले आपसे आपका विजन बोर्ड पूछा था मैंने, जो ऐसी ऐसी बेतुकी बातों में आपका मन कहाँ लगेगा। आप कब से लिख रहे हैं? मैं एक्चुअली जब 11th में था, फर्स्ट ईयर में, तब मैंने पहली बार परफॉर्म किया था, लेकिन उसके पहले से रहा हूँ। अच्छा, याद नहीं तब से, बट काफ़ी समय हो गया मतलब। हाँ। पर इट वाज मतलब बहुत कुछ सीखने समझने और याद रखने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारी इमेजेस रह जाएंगी हमारे साथ, आई थिंक। पर आपने एक माहौल जो बदला है उसे आगे बढ़ाते हुए पूछूंगी पहले तो आप सबसे एक सवाल कि आई थिंक आप पढ़ाई कर रही हैं, है ना? बाकी आप आप जॉब करते हैं या आप अच्छा, ओके, हाँ, राइट, ओके। सो आप लोग मोस्टली मोरलेस सब या तो जॉब या किसी तरह की नौकरी में है। साहिल, तुम फिर से सर हिला रहे हो अपना, तो अरे क्या बात है। तो अगली कविता से तुम और मैं दोनों रिलेट करेंगे। तो ये मैंने कुछ समय पहले लिखी थी, पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जीवन चल रहा है ये आज भी लागू करती है। तो है कि शुक्रिया। आजकल जब भी मेरा फ़ोन बजता है या मोबाइल की स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन सजता है, तो मेरे मन में उम्मीद से पहले डर पनपता है। वो क्या है? अभी अभी ये नौजवान काबिल हुआ है, नौकरी की दौड़ में एक नया घोड़ा शामिल हुआ है।
अपने क्वालिफ़िकेशंस के साथ हज़ारों एप्लीकेशंस के बाद जब जब मेरे हाथ रिजेक्शन लेटर आता है तो इस देश की बढ़ती बेरोज़गारी को मानो सर्टिफिकेशन मिल जाता है। डिग्री हो 4 लेकिन हर बार अंडरपेड या अंडर क्वालिफाइड, नो रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड। भारत में 3 करोड़ से भी ज़्यादा युवा बेरोज़गार है, लेकिन वोट्स और नोट्स के आगे अब कहाँ सोचती सरकार है। जैसे जन्म से ही कुछ आंखों से सपने देखने का हक छीन लिया जाता है। कुछ लबों पर सवाल तो रहते हैं मगर पूछने का हक नहीं दिया जाता है। उनके हाथों से किस्मत की रेखा मिटाकर मजदूरी का घाव दे दिया जाता है और करोड़ों की संख्या का मोल कुछ अंकों को हटाकर किया जाता है। हाँ, माना स्कीम्स तो लागू हुई है, बहुत सारी उनमें से नहीं है, पर नौकरी एक ऐसा चक्का है जहां मुश्किल से लगता धक्का है। मंदी की हवा से गेहूं मिट्टी में मिल जाता है, फिर भी जो कोई रह जाए वो पूरा ही पिस जाता है। हर सेवा उद्योग में घोटाला ही घोटाला है, धन ही जीवन है जनाब, अब क्या सफ़ेद क्या काला है। शहरों में जैसे तैसे कर बिजली का बिल सब भरते हैं, शहरों में जैसे तैसे कर बिजली का बिल सब भरते हैं किसान, और खेतों में फसलों के साथ किसान आज भी मरते हैं। जिए तो जिए 9 से 5, फिरते बेकार क्या मतलब है। बिन सिक्कों के झनके जो जेबे, उस झनकार का क्या मतलब है। सर पर रात में छत हो तो सपनों का रोना शांत करो, क्योंकि दुनिया का नियम ऐसा है, हर आस का मतलब पैसा है। लेकिन मेरे अंदर एक कलाकार भी रहता है, यही सही मौका है, वो बेरोज़गार से कहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कला को कायम किया जाए, अगला कदम अब कलम के नाम लिया जाए। पर आज भी जब भी बजती है फ़ोन की घंटी या दरवाजे पर कोई आता है, हमसे नाम पता क्या करते हो ये कोई पूछ जाता है, तो नहीं कह पाते कि बस्ता लिए हम तैयार आए थे बम्बई बनने कवि और कलाकार। तो लिख देते हैं हर फॉर्म के खाली बक्से में, हाँ हम हैं बेरोज़गार। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे। यस, मैं नाम पढ़ना भूल गई हूँ, लेकिन आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। नवीन कुमार को स्टेज पर बुलाएंगे, तालियां। अब है ना, मैं पहले तो ये बता दूं, मेरे को वो पहली कविता जब मैंने लिखी थी वो वाला मोमेंट याद आ गया, वो वाला टाइम याद आ गया। हिली, मैंने पहली बार जब कविता लिखी तो मैं एक दोस्त को पकड़ता था, अपने जिगरी को, और उसको सुनाता था। ठीक है, तो जब उसके अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि और कोई सुनना नहीं चाहता था। तो एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, यार तू कहीं और क्यों नहीं सुनाता, मेरे को ही क्यों सुनाता है। मैं ये तो नहीं कह सकता था कि तेरे अलावा कोई सुनना नहीं चाहता। तो मैंने उसको बोला कि तू 50,000 के बराबर है। इससे वो भी खुश हो जाता था, मेरी कविता भी सुनाई जाती थी। तो अभी है ना, मैंने कैलकुलेशन कर ली है कि मेरी पब्लिक 2.5 लाख पार हो गई है। तो इस मोमेंट के साथ अब कुछ लाइनों से शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करता हूँ मोटिवेशन से। साथ दीजिएगा। मत बता मुझे कि फासला कितना है, मत बता मुझे कि फासला कितना है, तू सिर उठाकर देख हौसला कितना है। मत बता मुझे कि फासला कितना है, तू सिर उठाकर देख हौसला कितना है। न जिद छोड़ी न मेहनत, यहां तक के सफर में, और लोग बता रहे हैं रास्ता कितना है। सांसें बहुत बाकी हैं उम्र याद दिलाने वाले, सांसें बहुत बाकी हैं उम्र याद दिलाने वाले, तू भ्रम में मत रह हाफता कितना है। और मैं सब कुछ जानकर भी अनजान ही ठीक हूं, तू खुश रहे सोचकर कि जानता कितना है। अब एक है, जिंदगी में हार बहुत बार होगी, लेकिन है ना, मैं समझता हूँ एक होप होती है, एक आस होती है, जिसे हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो उस आस पे एक और छोटा सा मोटिवेशन है, तुम कबूलो या नकारो होप जिंदा है अभी। तुम कबूलो या नकारो होप जिंदा है अभी, तुम ये मानो या ना मानो ख्वाब जिंदा है अभी। तुम कबूलो या नकारो होप जिंदा है अभी, तुम ये मानो या ना मानो ख्वाब जिंदा है अभी। गिर गया तो क्या हुआ, मैं उठ रहा हूं फिर यहाँ, एक चिंगारी जलाने चल पड़ी सारा जहां। क्या है दुनिया में यहाँ जो कि बदलता है नहीं, क्या है दुनिया में यहाँ जो कि बदलता है नहीं। है कोई दिन जब कभी सूरज निकलता है नहीं, है कोई दिन जब कभी सूरज निकलता है नहीं। राख अंदर हो भले ही आग जिंदा है अभी, तुम ये मानो या ना मानो ख्वाब जिंदा है अभी। अब मैं ना और कुछ अच्छा सुनाता हूँ। हाँ,
अब है ना थोड़ा सा मस्ती वाला सुनाता हूँ। एक्चुअली है ना मेरे पास वो कहते हैं ना कि आप डिसाइड करके आते हो कि आपको सुनाना क्या है। वैसे मैं मोस्टली भक्ति सुनाता हूँ, और 25 को हैबिटेट में ही मेरा शो भी है जैन को, तो मेरा दिमाग वहीं चल रहा था। बट जिस तरह से हम इकट्ठा हुए हैं तो मैंने सोचा अब सुनाया जाए। सुनना, बड़ी ही एक प्यारा सा मोमेंट है। मोमेंट क्या है, मेरे घर की पड़ोसन बिजली जब मेरे घर आती है तो पता नहीं क्यों मेरे घर की लाइट चली जाती है। सुनना, मेरे घर की पड़ोसन बिजली जब मेरे घर आती है तो पता नहीं क्यों घर की लाइट चली जाती है। मैं मोमबत्ती और माचिस घर में छुपा देता हूँ, घर वालों को जैसे तैसे बेवकूफ़ बना देता हूँ। जब मेरा दिल बिजली से पेच लड़ाने जाता है तब झट से मुझे उसका बर्ताव याद आता है कि छेड़ने वाले के सामने बिजली कराटे स्टंट मारती है, और जो कोई उसे छूता है उसे करंट मारती है, और जो कोई उसे छूता है उसे करंट मारती है। फिर भी मैं हिम्मत कर उसके सामने जाता हूँ, घुटनों के बल गिरकर उसे फूल दिखाता हूँ। इतने में मेरी किस्मत की सुई बदल जाती है, पापा के मोबाइल की लाइट जल जाती है। अच्छा, लाइट जली तो नजर आया कि पापा भी फूल लेकर खड़े हैं। पापा आइए पहले आप, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। पापा की खोपड़ी मुझे देखकर वहां सटक जाती है और मेरी सांस गले की गले में अटक जाती है। मेरा फूल गुस्से में पापा छीन लेते हैं और पापा का बिजली जमीन पर पटक जाती है। अब एक कविता सुनाऊंगा जिसमें आप है ना सब कनेक्ट करेंगे। कहानी है, कविता के रूप में ही है। सुनना, आपने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का कुछ न कुछ महसूस किया होगा। आशिकी फीकी पड़ जाती है अच्छे अच्छे नवाबों की, जब मोहब्बत शुरू होती है हम कविराजों की। सुनना, मैं एक थिएटर शो देखकर निकल रहा था, भीड़ में जगह बनाकर धीरे धीरे चल रहा था। तभी मेरे मन को एक अजीब सा एहसास हुआ। भीड़ के बीच मुझे प्यास का एहसास हुआ। भीड़ के बीच मुझे प्यास का एहसास हुआ, पर मैं अपनी पानी की बोतल तो सीट पर ही भूल आया। मैंने अपना सीट नंबर गेटकीपर को बताया। गेटकीपर मेरे लिए पानी की बोतल तो ले आया, लेकिन मेरी ना मिलने पर किसी और की उठा लाया। अब समझना वो पानी की बोतल क्या है। मैंने भी प्यास के कारण अपने होठों को सी लिया और उस बोतल का पानी अपना समझकर पी लिया। अब यहां से शुरू हुआ मेरी कहानी का सिलसिला। बोतल पर एक खूबसूरत बाल जब मुझे चिपका मिला, यह देखकर मेरे अरमान मृत अवस्था से जी गए कि नवीन बेटा आप तो किसी लड़की का पानी पी गए। एक अनछुआ सा एहसास मैं अपने दिल में उतारने लगा और हाथ में बाल रखकर जब मैं उसे निहारने लगा तो देखिए क्या थॉट आ रहा है, कितना खूबसूरत बाल है, कितना खूबसूरत बाल है, लंबाई भी ज्यादा है। नवीन बेटा सोच ले आगे क्या इरादा है। अच्छा, हम लड़के ना एक बाल से और पूरी तस्वीर बना, और लिखने कवि होते हैं तो और ज्यादा वो होता है। एक बाल से एक तस्वीर बन रही है, देखना कितना खूबसूरत बाल है, लंबाई भी ज्यादा है। नवीन बेटा सोच ले आगे क्या इरादा है। वो लड़की हर रोज ब्यूटी पार्लर जाती होगी, दिन में हजारों बार अपने बाल बनाती होगी, बोलते समय हर मिनट में जुल्फों पर हाथ फेरती होगी, मेकअप डिब्बा जरूर अपने साथ रखती होगी। सोचते सोचते मेरा दिल उसके लिए बेकरार होने लगा और पता नहीं क्यों मुझे उससे प्यार होने लगा। उस पूरी रात उस लड़की को पाने की योजना बनाई गई। अगले दिन थिएटर के सभी दर्शकों की लिस्ट मंगाई गई, पर मेरा चेहरा वक्त के साथ यहां पर उदास हो गया, क्योंकि हजारों के बीच उसके ना मिलने का मुझे एहसास हो गया। फिर भी मैंने उसे ढूंढने का विश्वास लगा रखा है। उस लिस्ट को अब मैंने एक फ्रेम में सजा रखा है। जब भी मैं अपने दिल के साथ झगड़ता हूं तो बाल और लिस्ट लेकर ढूंढने निकल पड़ता हूं। अब एक छोटा सा इंसिडेंट है। हाँ, होता है। मुझे लगा कि यार वाह क्या किस्मत खुली है। हाँ, वाह क्या किस्मत खुली है, सुनने वाले बढ़ गए। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब मैं ना वो सुनाता हूँ जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार है और ज़्यादातर मैं भक्ति पढ़ता हूँ। महाभारत का एक छोटा सा इंसिडेंट है, पेश करता हूँ। हुआ ये, 18 दिन का जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उसमें शुरू के 10 दिन पितामह भीष्म खा गए थे, अगर आपको पता हो तो। और पितामह भीष्म, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था।
मतलब वो अपनी इच्छा से मर सकते थे। तो सोच लीजिए वो किस तरह के योद्धा रहे होंगे। जिनका गुरु परशुराम खुद थे, जिनके गुरु परशुराम खुद थे। अब जो हुआ, लेकिन जो कुछ होता है ना वो सब माधव की इच्छा से होता है। तो इसीलिए मैं शुरू करता हूँ कि पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लाने का जो काम हुआ वो किस तरह से हुआ, किस तरह से पितामह भीष्म को बाणों की शैया पे लाया गया। मैं वो इंसिडेंट पढ़ता हूँ। शंखनाद की ध्वनि गूंजी, महायुद्ध आरंभ हुआ। कुछ ही क्षण में कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी का रंग हुआ। दोनों पक्षों के सैनिक गाजर मूली से कटते थे। दोनों तरफ की सेना के दल पलक झपकते कटते थे। पहले 10 दिन तक तो केवल पितामह का तांडव था, जिसके कारण पांडव दल का हर एक योद्धा चिंतित था। वहां की पांडव सेना गायब, जिधर से भी वो निकल गए, एक अकेले पितामह आधी सेना को निकल गए। माधव ने अब क्रोध में आकर प्रण तोड़ने की ठानी। मैं क्यों प्रण को याद रखूं जब सामने हो एक अभिमानी। शस्त्र त्याग दो पितामह, जो धर्म जीत में बाधित है, वरना आज तुम्हारा ये वध मेरे हाथों निश्चित है। मैं ही हूं, सब विध्वंस मुझी से है, मैं ही हूं तुम्हारा काल रूप, कहकर माधव ने दिखलाया उनको अपना विकराल रूप। पाकर नारायण को समक्ष पितामह ने शस्त्र त्याग दिया। अर्जुन ने शिखंडी को कर आगे, बाणों से उनको भेद दिया। भला हार भी कैसे वो जाए, जिसको विश्वास कन्हैया पर। पितामह को लिटा दिया लाकर बाणों की शैया पर। पितामह को लिटा दिया लाकर बाणों की शैया पर। टाइम है तो एक छोटा सा और कुछ पेश कर सकते। हाँ, वाह यार, टाइम ही टाइम है आज तो। ये सीरियसली ये बहुत लकी डे है यार। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ने जा रहा हूँ 10-12 लाइनों की। अच्छा, ये कविता जो है ना, ये प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर है। आपने नाम सुना है प्रेमानंद महाराज जी का? अच्छा, बड़ी प्यारी कविता है, सुनिएगा। पहले प्रेमानंद महाराज जी पे 4 लाइनें बताता हूँ। अगर आपको पता हो तो उनकी दोनों किडनी फेल हैं, है ना? तो उस पे मैंने लिखा है, 2 किडनी है दोनों फेल, फिर भी हैं साक्षात खड़े। 2 किडनी है दोनों फेल, फिर भी हैं साक्षात खड़े। मतलब अच्छे कर्मा ही है जो कि उम्र बढ़ाते हैं। सच्चाई है ये, कोई संयोग नहीं है जग वालों। राधा राधा जपने वाले मर कर भी जी जाते हैं। राधा राधा जपने वाले मर कर भी जी जाते हैं। कान्हा से पहले भी तुम हो, तुम ही बाद हो राधा माँ। कान्हा से पहले भी तुम हो, तुम ही बाद हो राधा माँ। मेरी हर व्यथा का तुम ही समाधान हो राधा माँ। कान्हा से पहले भी तुम हो, तुम ही बाद हो राधा माँ। मेरी हर व्यथा का तुम ही समाधान हो राधा माँ। मैं अज्ञानी जाने कितने साल गंवाए पापों में। मैं अज्ञानी जाने कितने साल गंवाए पापों में। काश तुम्हें ले आता पहले ही अपने इन जापों में। पर मेरी आंखों का पर्दा हटते हटते देर लगी। ये भी मेरा वो भी मेरा, मिटते मिटते देर लगी। अब तो तुम ही मंत्र मेरा, तुम ही गान हो राधा माँ। मेरी हर व्यथा का तुम ही समाधान हो राधा माँ। ये जो कान्हा है ना अपने, ये जो कान्हा है ना अपने, बड़ी शरारत करते हैं। पता नहीं चलता कब किससे कहाँ मोहब्बत करते हैं। जब चाहें तब डोर थाम ले बना के अर्जुन जीवन की। तुम ही जानो मैया मेरी क्या है लीला मोहन की। कहने को हो राधा कृष्ण एक जान हो राधा माँ। मेरी हर व्यथा का तुम ही समाधान हो राधा माँ। डर लगता है अनहोनी का डर जब मुझे सताता है। डर लगता है अनहोनी का डर जब मुझे सताता है। फिर जीवन का मतलब क्या है याद मुझे आ जाता है। सुख और दुख ये दोनों ही तो इस जीवन के साथी हैं। हंसना रोना दोनों ही तो एक दिए की बाती हैं। साथ तुम्हारा पाकर मन क्यों परेशान हो राधा माँ। अब तो तुम ही मेरे क्या था, साथ तुम्हारा पाकर मन क्यों परेशान हो राधा माँ। न क्या था यार, जस्ट ए सेकेंड। कान्हा से पहले भी तुम हो, तुम ही बात हो राधा माँ। अब तो मेरी हर व्यथा का तुम ही मेरी हर व्यथा का समाधान हो। साथ तुम्हारा पाकर मन क्यों परेशान हो राधा माँ। तुम ही मेरी व्यथा का तो समाधान हो राधा माँ। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही खूब। आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है। आपने जिस एंथुजियाज्म के साथ सारे पीसेस सुनाए, बहुत मज़ा आया है सुनने में आपको। थैंक यू सो मच। और आपको कैसा लग रहा है? आपका इसी महीने में शो है आपने कहा ना, तो आपका आज तो थोड़ा ट्रायल शो जैसा हो गया है ना।
बढ़िया है. माफ़ करना, आपकी थोड़ी ऑडियंस भगा दी मैंने, पर वो गलत शो वाली ऑडियंस थी तो हैकल कर देती फिर आपको. हाँ वही, अभी 2.5 लाख है तो फिर ज़रूरत नहीं है ना. वैसे 2.5 लाख में एक और एडिशन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. तो आप कैलकुलेशन फिर से कर लीजिए एक बार. पर हाँ एग्जैक्टली. सो यू हैड वन मोर पर्सन लिसनिंग टू यू, तो बहुत ही बढ़िया. आपने जो शुरुआत में मोटिवेशन की बात की, वो मुझे लगता है कि आई थिंक दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ, आई फील लाइक वाई अ लॉट ऑफ पीपल विल कम टू पोएट्री इवेंचुअली. अभी 2026 बस शुरू ही हुआ ना, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप. इवेंचुअली पीपल विल नीड दैट मोटिवेशन, जिसे आप बहुत ही ईजिली सीमलेसली दे रहे थे. तो जो बहुत खूबसूरत ख्याल पड़े दोनों ही आपने. एक आपने हौसले की बात की है ना, तो हौसले पे मैंने भी कुछ लिखा था, वो सुनाती हूँ कि वक्त कितना भी बुरा हो हौसला रखो. वक्त कितना भी बुरा हो हौसला रखो. ज़िंदगी जीने को मिली है तो डर से फासला रखो. ज़िंदगी जीने को मिली है तो डर से फासला रखो. अपनी दुआ से ऊपर खुदा का फ़ैसला रखो. अपनी दुआ से ऊपर खुदा का फ़ैसला रखो. मिलेगा वो भी जो मांगा नहीं, बस तुम हौसला रखो. अगर तुम हौसला रखो. शुक्रिया. कविता में मैंने देखा है कि बहुत आसानी से हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम भगवान की बात भी करते हैं. बट growing up we've also been taught a lot of science, right? So that is why there's always that, I feel like most people I've met in my life, हम सब किसी उस स्पेक्ट्रम के किसी एक छोर पे मतलब टंगे हुए कहीं बीच में. बेसिकली हम एक छोर पे नहीं जा पाए पूरी तरह से. ना तो हम फुल्ली साइंटिफिक हो पाए, फुल्ली रैशनल हो पाए, ना ही हम फुल्ली इस साइड पे. आई मीन मे बी देर आर पीपल, बट जैसे अभी रिसेंटली आई थिंक देर वॉज अ डिबेट विच मेड द राउंड्स, राइट? लाइक जावेद साहब और मौलाना के बीच में हुई थी एक डिबेट भी. तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट दिस डिबेट हैज़ समवेयर एग्जिस्टेड हम सबके अंदर भी कहीं ना कहीं, है ना? क्योंकि जैसे अब आप घर पे हो, जैसे आई सॉ लॉट ऑफ रिलीजन इन माई हाउस ग्रोइंग अप. बहुत पूजा पाठ वगैरह बहुत कुछ रहा है और मुझे अच्छा लगता था. घर वालों के साथ एक शेयर्ड एक्टिविटी थी वो, तो हम सब पास आते थे उससे. और दूसरी तरफ ये था कि मतलब स्कूल जाओ आप तो आपको सिखाया जाता है कि मतलब यू नो जैसे पहला सब्जेक्ट आप सोचो तो भाई साइंस में आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे इरिगेशन ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है. और घर पे आओ और अगर खेती बाड़ी वाला माहौल हो, जो कि था मेरे दादाजी और उनका, तो भाई पूजा हो रही है कि भाई मतलब फसल उग जाए और फसल हम खेती कर सकें उन सब चीज़ों के लिए. या जैसे हम स्कूल में हमने पढ़ा कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, पर हमें बचपन से तो वही पता है बच्चे भगवान की देन होते हैं. तो बहुत सारी जो हमारे ये दो अलग अलग कहानियाँ लेकर हम चल रहे हैं, कभी कभी मुझे लगता है सब कहानी है और कभी कभी मुझे लगता है सब कुछ यथार्थ है. तो बताना बहुत मुश्किल है. मुझे लगता है हम सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है. जैसे यू शेयर लाइक यू नो योर साइड ऑफ द स्टोरी. बस वही है कि जब तक हम एक दूसरे की कहानियाँ सुनते रहें, जब तक हम में सुनने की क्षमता है, तब तक कहानी हो या यथार्थ हो, दोनों से कोई नुकसान नहीं है ना. तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है मुझे कि जब भी कोई ओपन माइक होता है हम हर तरह की कहानियाँ, कविताएं, सब कुछ सुनते हैं. तो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है ये. और आज हम एक नए कलाकार की पहली कविता स्टेज पर सुनने जा रहे हैं, है ना? तो हम बहुत सारे प्रोत्साहन के साथ उसे बुलाएंगे. जूही, प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज. नमस्ते सभी लोगों को. मेरा नाम जूही है, पेशे से कलाकार हूँ. तो आज की मेरी कविता ना दो प्रेमियों के बीच का संवाद है, ठीक है? और इस कहानी का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ मैं. हम सभी लोगों क्या दिवाली होती है, तो मेरे यहाँ क्या होता है, दिवाली पर माएँ ना काजल बनाती हैं और वो काजल दिए की लौ से बनाया जाता है, जिसको उस रात को सभी को लगाया जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो स्त्री हो, सबको लगाया जाता है वो काजल. तो मैं अपनी कविता शुरू करना चाहूँगी. ये काजल सिर्फ आँखों तक सीमित नहीं था. ये दो लोगों के बीच विश्वास की एक रेखा थी. ये दो लोगों के बीच विश्वास की एक रेखा थी. वो प्रेमी प्रेमिका से काजल लगवाते हुए कहता है, वो प्रेमी प्रेमिका से काजल लगवाते हुए कहता है, मेरी तो दिवाली हो गई. क्योंकि यह श्रृंगार वह रोज़ नहीं,
क्योंकि यह श्रृंगार वह रोज़ नहीं सिर्फ प्रेम के त्यौहार पर करता है। उस क्षण न काजल ज़रूरी था और न आँखें, ज़रूरी बस इतना था कि वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। फिर वो कहता है जिस दिन तुम मेरे घर आओगी, फिर वो कहता है जिस दिन तुम मेरे घर आओगी, लक्ष्मी नहीं सरस्वती बनकर आना। क्योंकि उनके प्रेम में पाने से पहले समझना था, श्रृंगार से पहले स्वीकार करना था। शायद ये वो प्रेम है, शायद ये वो प्रेम है जहाँ आलाप मैं का नहीं हम का होता है, जहाँ आलाप मैं का नहीं हम का होता है। शुक्रिया। इजाज़त हो तो एक दो कविताएं और है मेरी, वैसे मैं यही प्रिपेयर करके आई थी लेकिन कर सकती हूँ अभी, ठीक है। तो एक और मैंने मोहब्बत पर ही लिखा है, वो कुछ इस तरह है। मोहब्बत का रंग तभी गहरा लगता है जब कोई तुम्हें तुमसे बेहतर समझने लगे, जब किसी की खामोशी भी तुमसे बात करने लगे और उसकी हर मुस्कुराहट तुम्हारी वजह बन जाए। यूँ पूछो क्या होता है किसी का यूँ अपना बन जाना, जैसे अधूरी सी ज़िंदगी में कोई गीत सा गुनगुना जाए। वो जो आँखों में सपने नहीं तुम्हारा हाथ लेकर साथ दुनिया बसाना चाहे, क्या ज़रूरत पड़ती है फिर शब्द की जब आँखों की झलक सब कह जाए। इसके अलावा एक मोटिवेशनल और है, मैं वो सुनाती हूँ आप लोगों को। तो बहुत छोटा सा है, एक कोट लिखा था। इन आँखों में बसाए हैं जो रोशन से ख्वाब, उन्हीं की लौ से जलते हैं कुछ डर बेहिसाब। उम्मीद की चादर ओढ़े बैठे हैं हम भी कि अधूरा ही सही पर अपना हो हर जवाब। सो देयर इज़ वन मोर, ये इंग्लिश में है, मतलब ये मैंने थोड़े सा अपने डिप्रेसिंग फ्रेज में लिखी थी, तो ये थोड़ी सी लो जाएगी, बट आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ओके। तो इट इज़ लाइक लाइफ abandoned me on barren land, as if guilty of a crime unplanned. Unaware, I stand condemned by fate, my heart, my soul in quiet wait. Inside a storm no one can see, it drowns and suffocates what's left of me. A crushing force, it wraps me tight and breaks my will without a fight. I wear a mask, my pain concealed, but deep within, the wounds are real. A fragile voice, it fights to rise, suppressing tears behind closed eyes. Yet through it all, beneath the strife, there lingers something clinging to life. The truth suppressed, it yearns to speak. A whisper in the darkness, meek. Then softly breaking from the noise, I hear it clear, my inner voice. So, thank you so much. ये मेरा first mic था, open mic. Thank you so much for being here. You are such a lovely audience. Thank you. फिर से एक बार ताली बजाएंगे हम जूही के लिए। नाइस। भाई पहली बार में ही इतना मतलब आप अच्छा साफ सुंदर मतलब पढ़ रहे हो कि the audience is genuinely like this applause is not just to encourage you, we actually enjoyed all the pieces, so it was both. So thank you so much यार for like sharing those pieces. मुझे सच में कभी कभी मुझे लगता है कि we have to thank the performer also. I always see performers like leaving with like a big thank you, you know, but I think it's the other way around as well कि जो लोग सुन रहे हैं ना, जैसे I get to hear sometimes poets in open mics which I feel like ये रहेगा मेरे साथ, तो बहुत अच्छा लगता है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू थैंक्स, सो दैट्स आई एम थैंकिंग यू एज वेल फॉर दिस. बहुत प्यारा, अच्छा लगा. मुझे लगता है कि मोहब्बत की बात फाइनली हो गई है. तो अब हम जॉनरा चेंज करेंगे. अब तक जो हम मैं बस ऐसे पकड़ के वेट कर रही थी कि कोई बोले, कोई तो बोल दे. पर हाँ, ये है मतलब मोहब्बत पे नहीं ख़त्म होती है, शायरी, बातें, बहुत कुछ. और ये जो आई थिंक आपने जो दूसरी पढ़ी थी उसमें एक हाथ पकड़ने का जो एक चित्र आपने बनाया था, उसी को मैं आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि वो एक चीज़ आई थिंक बहुत छोटी सी है, पर जैसे आई थिंक एक मैं उनका नाम याद करने की कोशिश कर रही हूँ, पर एक बहुत ही प्यारी सी 2 लाइंस हैं, अगर तुमने पढ़ी हो तो शायद तुम मुझे याद दिला सको, साहिल,
जनरली अज्यूमिंग, बट मैं बस पूछ रही हूँ कि तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में रखकर मैंने सोचा दुनिया को भी तुम्हारे हाथों की तरह नर्म होना चाहिए। ये तुमने सुनी है, पढ़ी है? केदारनाथ सिंह की लाइन्स है, मैंने बहुत बुरी तरह से पैराफ्रेज किया है, तो जो अगली बार मैं आऊँगी तो मैं पढ़ के ऊपर आऊँगी वापस, ठीक है? पर ये जो इट वॉज़ अ वेरी नाइस पिक्चर, तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, अर्ज़ किया है। हाँ, कि बड़ी मंजिलें बड़े मुकाम बाकी है, बड़ी मंजिलें बड़े मुकाम बाकी है, पर तेरे हाथ में मेरा हाथ काफ़ी है। तेरी हंसी वो चिराग है जिसके बगैर मैंने आधी जवानी अंधेरे में काटी है। तेरी हंसी वो चिराग है जिसके बगैर मैंने आधी जवानी अंधेरे में काटी है। जहाँ तू चले चले हवाएं साथ साथ, मैंने मौसमों से इतनी सी दुआ की है। पहाड़ ने सींचा है झरना तेरी खातिर, बारिश ने मिट्टी से खुशबू मांगी है। तू कहे तो आसमान में चांद पूरा है, तू कहे तो आसमान में चांद पूरा है, और ना कहे तो उसकी सूरत आधी है। सुना है दिल लगाना वक्त की बर्बादी है, हमने तो जाना इश्क ही आज़ादी है। हमने तो जाना इश्क ही आज़ादी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इन तालियों को जारी रखिए, हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे। ज़ोरदार तालियों से रनमल का स्वागत करेंगे। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? मेरा नाम है रनमल जैन और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ दोस्तों। तो एक बहुत प्यारी कविता लिखी है कि किनारों से राब्ता झूठा, झूठा तू तू मझधारी है, रोता मैं हंसती दुनिया ये कैसी फनकारी है। जिंदगी गले लगाती नहीं मौत बन जारी है, एक शख्स मांगा कुदरत से और उसकी खातिर आंखें लाचारी है। उसे क्यों नहीं लिखा मेरे हक में, वो भी तो बन जारी है, और उसकी खातिर की रहबरों की बात से बराबरी। निगाह ने निगाह से अधा भरी, हर लम्हा शोर है लहरों सा, कंठ गंगा नैन गोदावरी। और मैं जितना समेटूं मैं उतना बिखरता हूँ, दर्द रनमल है मैं दर्द से निखरता हूँ। और मेरे से ना एक वो चीज़ नहीं होती कि दुनिया में ना लोगों को ऐसा चाहिए होता है कि जी हजूरी करो, है ना? जी हजूरी अपना काम नहीं है। कलाकार किस लिए बना है? कि खुद की मर्जी का काम करो, इसीलिए कलाकार हूँ। कि क्या अजीब दस्तूर है इस दुनिया का कि मैं 1000 हूँ तो प्यार हूँ, 0 तो बेकार हूँ। अगर 1000 भी तो 3 बेकार लोगों का जोड़ है, एक प्यार की लाठी से अटूट रिश्ता जैसे दिया का बाती से। मैं सोचता रह गया कि क्यों निभा नहीं सका मैं इनके कानून को, तब पता चला कि ज़मीर ने मरने नहीं दिया जुनून को। अब मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, ये जानना ज़रूरी नहीं, रिश्ते निभाना कोई मजबूरी नहीं। डट के खड़ा हूँ, गिर भी जाऊँ पर जी हजूरी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक है ना, मेरे को बस ये चीज़ रिकॉर्ड करनी थी। कुणाल वल्मा करके एक दोस्त है, उनका बहुत प्यारा शेर है भाई यार, वो मेरे को 2-3 दिन से ऐसे दिमाग में चढ़ गया है कि तस्वीर जला दी है, कि तस्वीर जला दी है, कांच बाकी है, अभी मलंगों का वो नाच बाकी है। कि तस्वीर जला दी है, कांच बाकी है, अभी मलंगों का वो नाच बाकी है। मेरी ही चिता पे तन्हाई और मैं 2 फेरे ले चुके हैं, 5 बाकी है। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत खूबसूरत है भाई यार वो तो। और मैं ना मोस्टली मैं भी भक्त, मतलब यूँ मेरे को तो लगता है कि महादेव और मैं ना एक वो पोइट्री नहीं थी कि आंखों में है ताने वाने, तो वो बहुत पसंद की लोगों ने यार। तो अब है ना मेरा एक वो बनता है कि यार ग्रेटफुलनेस जो होती है ना, कि एक मेरी तरफ से भी एक वो होना चाहिए कि यार तूने यार मेरी ज़िंदगी बदली ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि अब वो मान गए मुस्काए हैं, अब मैं भी हंसकर चलता हूँ। अब पता है मतलब जहाँ पे भी जाता हूँ ना तो हर कोई बोलता है कि रनमल भाई यार वो माते वाली पोइट्री सुनो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है दोस्त। कि अब वो मान गए मुस्काए हैं, अब मैं भी हंसकर चलता हूँ। गले लगाए लब जब हरहर, तब महादेव को पढ़ता हूँ। ईंट ईंट मेहनत का पर्वत, मैं कल की सीढ़ी चढ़ता हूँ। नाम जपूँ तेरा हर क्षण में, तब आगे आगे बढ़ता हूँ। अब बस मन को मेरे साफ रखना, इस जिंदा दिल में आस रखना। हम तो भोले तुझसे हैं, हमारी गलती माफ़ रखना। जो बोलोगे कर जाऊँगा, बिन तेरे मैं मर जाऊँगा। तू बस मेरा हाथ पकड़ना,
मौत से भी लड़ जाऊंगा, और अंधेरों में हाथ पकड़कर आंखों में तूने नूर हिलाया, कल तक था जो भटका भटका, आज देखो रनमल कितना दूर है आया। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत प्यारा वर्ड यार। मेरी एक दो और ऐसी फेवरेट पोइट्री मैं पढ़ दूंगा, मेरे को बहुत मजा आ रहा है ना कि अरे नहीं मेरे एक वो नहीं, मेरे को ऐसा लगता था कभी कभार कि ये जो भी मैं ये सब करता हूँ कि मैं सुबह उठ के रोज क्यों भाग रहा हूँ, है कि इसका क्या कारण है, कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए तो मैंने कहीं से पैसा कमाया तो मेरे को मज़ा नहीं आया, कि मेरे को फिर ये चाहिए तो भी मेरे को मज़ा नहीं आया, मतलब ये करता क्यों। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये सारा गेम है ना वो मेरे से करवा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। कि चुप रहकर शब्दों से नाराज़ी, ये नादानी कैसे करूँ, जब कला दी खुदा ने तब खुदा से बेईमानी कैसे करूँ, है ना। तो ये सारा का सारा उसी का दिया गया है जो मैं करना चाहता हूँ। कि सुकून चीखता, चिंता है बड़ी उसे, सर पर हाथ है खुदा का, फिर भी शिकायत है बड़ी उसे, हर हरकत पे हसीन सा हादसा हुआ है, बचपन का बेपरवाह आज बिगड़ा बादशाह हुआ है, ख्याल खोज में किनारों की कश्ती पे है, हुआ हादसा और हंसता किसी की हस्ती पे है, मैं खाने में महबूब की मशाल सा हूँ, मदहोश मौसम में मिसाल सा हूँ, सवाल सवारे जब सवेरा हुआ शाम के बाद, ज़िद्दी ज़बान था कल तक आज शांत जाम के बाद, तारे टूटे तो तहजीब तराश ली मैंने, उस नज़ारे में शाम को सुहानी सांस ली मैंने, प्यार पंछी पर फैलाए फरार सा है, बेवजह बारिश में भीगता बुखार सा है, कोई मंजिल हो महबूब की तो मालूम होनी चाहिए, वो गुजरे मेरी गलियों से तो ख्वाबों के ख्यालों में खोनी चाहिए, मैं शुरुआत हूँ तुम्हारी अब अंत कहाँ से लाओगे, मैं साधु भी बन जाऊंगा तुम संत कहाँ से लाओगे। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम, माय नेम इज रणमल जैन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज कम ऑन स्टार्ट क्लैपिंग, प्लीज वेलकम बैक योर होस्ट हेली। एंड एक बार जेन्युइनली हेली आई जस्ट वांट टू टेल दिस के हेली इज समवन के जिसको हम लोग बहुत स्टार्टिंग से देख रहे हैं, दे आर द पीपल, अमन हो गया या होगा, दे आर द पीपल हु स्टार्टेड दिस पोएट्री कल्चर इन इंडिया, लाइक नॉट इन इंडिया बट जैसे भी दे आर द वन हु मोटिवेटेड अस टू डू थिंग्स एंड डू इट बेटर वे। तो एक बार हेली के लिए जोरदार ताली हो जाए, कम ऑन लेट्स गो। बहुत सही यार, बहुत बढ़िया, बड़ा एक और बार ताली बजाएंगे हम रणमल के लिए। बहुत ही आई लव द एनर्जी इन दिस रूम, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक देयर इज़, आप लोग ने बहुत अच्छा समा बांधा है, सुनने में भी मज़ा आ रहा है, सुनाने में भी मज़ा आ रहा है, तो बहुत ही सही है। आई थिंक नाउ वी आर डाउन टू आवर फाइनल एक्ट। उससे पहले हम एक दो चीज़ें मैं भी आपको सुनाऊंगी और उसके बाद हम अपने फाइनल परफॉर्मर को बुलाएंगे, हमारे शो स्टॉपर को बुलाएंगे। अब एकदम घर वाला माहौल हो गया है। अब मैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा स्ट्रीम हो रहा है क्या हो रहा है, मैं जो मन में आ रहा है बोल रही हूँ। नहीं इतना कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, ये गलत रास्ते पर जा रही हूँ। नहीं आई जेन्युइनली थिंक दैट इट्स बिन अ लवली इवनिंग, बहुत मज़ा आया है आप लोगों के साथ। और मैंने वो जो कविता थी उसे ढूंढ निकाला है, क्योंकि देखो मतलब किसी और की कविता के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, खासकर जो इतने बड़े साहित्य के लेखक हैं। केदारनाथ सिंह जी की जो कविता थी वो ये थी कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। बस इतना ही था, पर इतना भी काफ़ी होता है। वही बात है कभी कभी मुझे लगता है कि हम बहुत सारे बड़े बड़े सपने लेकर चलते हैं ज़िंदगी में, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो हमें हौसला देते हैं कि हम आगे बढ़ते रहे। पर जब कभी ज़िंदगी में प्रेम आता है तो हमेशा इस एहसास के साथ आता है कि भाई इतना भी बहुत है, दूसरी सारी जो भी हार है जीवन में झेली जा सकती है अगर थोड़ा सा प्रेम है, थोड़ा सा चैन है, सुकून है किसी के साथ बैठकर उस हार को भी बस बांट लेने का, है ना। तो बस वो एक जो छोटी सी फीलिंग है वो भी कई दफ़ा काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी हम जिनके जीवन में शायद उस तरह की मोहब्बत जो हम चाहते हैं वो नहीं आई है, तो हम भागते रहते हैं, है ना, जो कई दफ़ा होता है हमारे साथ। तो उस भागदौड़ पर कुछ लिखा था, वो आपको सुनाती हूँ कि दिन खत्म होने को है, कुछ काम अधूरे हैं, दिन खत्म होने को है, कुछ काम अधूरे हैं, इस भागी सी जिंदगी में हमारे आराम अधूरे हैं, मेहनत है पूरी सबकी, अंजाम अधूरे हैं, मेहनत है पूरी सबकी, अंजाम अधूरे हैं, दिन भर सपने पूरे करने वाले
हर शाम अधूरे हैं, हर शाम अधूरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या हम अपने फाइनल एक्ट के लिए रेडी है और उसके बाद घर जाके सोने के लिए रेडी है? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तालियां बजाकर साहिल का स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच हेली, थैंक यू सो मच दोस्तों। यार एक तो मज़ा आ गया, मतलब ऐसा क्या ही मज़ा आ गया भाई। तुमसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं, बट ऐसे देखा है कंटेंट, वो मज़ेदार। मेरे को ये लगती है खूबसूरती। मैं खुल के वैसे बोल भी पाता हूँ कि मैं सच में नहीं मानता हूँ। मेरे को ऐसे यकीन नहीं हो पाता है, जैसे आपको जो फील हो रहा है वो मुझे नहीं हो पाता। उसके बावजूद मैं जब इंसानों को देखता हूँ ऐसे इतनी खूबसूरती और इतनी भक्ति के साथ ऐसे जब बोलते, मुझे लगता है ना यार इसके अंदर तो होगा, वहाँ हो ना हो, वहाँ हो ना हो, है ना, वो नहीं सुनेगा, है ना, वो सुने ना सुने, पर ये तो सुन रहा है। तुम तो सुन रहे हो। अरे है यार, बहुत 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 मज़ा आ गया। टाइम है ना हमारे पास तो बहुत सारा। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ, अभी बहुत दिनों में वो कंट्रोवर्सी में चल रही है, तो उसके बाद कहानी सुनाने वाला हूँ, है ना, वक्त तो होगा। ठीक है, तो कविता बाद में सुनाऊँगा, कहानी सुनो। तो ना अभी बीते दिनों में क्या हुआ कि मैं एक अच्छे बुरे अच्छे ब्रेकअप के फेज से बाहर आया। ठीक है, खोखली मोहब्बत होती है, जब आप इंसान खुद खोखले हो और फिर मोहब्बत में पड़ जाओ तो आप दोगे क्या? अपनी आत्मा का एक हिस्सा देते 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 एक दिन रियलाइज होगा शिट, कुछ बचा ही नहीं है, ना आप ना आपकी मोहब्बत। तो अभी उस दौर से गुजरा। तो एक दिन शराब पी के मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया, पापा यार शादी करा दो। सब एक ऐसे कोई तो रिलेट कर पाए, नहीं कर पाए, मैं है ना, कि पापा यार शादी करा दो। पापा भी, अब माँ बाप लोगों का अलग सीन रहता है, उनको लगता है कि लड़का जो है शादी के बाद सुधर जाएगा। ये क्या है, मतलब लड़की की क्या है जिम्मेदारी सुधारने की, और लड़कियां अब सुधार रही हैं, बढ़िया, नीला ड्रम तैयार है। हमारे जैसे लड़कों के लिए मजाक कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि पापा ने एक लाइन बोली उस दिन दौरान कि ठीक है तेरा भी घर बच जाएगा, और मेरे दिमाग में से हिट हो गया कि घर कहाँ है, कौन से घर की बात कर रहे हो आप? तो उस दौरान ये फिर कहानी मैंने उसके बाद से लिखी है घर की। मैं ना छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को पता है कि वो बड़े शहर जाते हैं, बड़े शहर जाना है। बड़े शहर वालों को भी पता है कि विदेश जाने को। बड़े शहर में छोटे शहरों की ज़िंदगी बिताने वाले छोटे लोग, है ना, बाहरी दिल्ली, मैं जैसे जहाँ से मैं आता हूँ बाहरी दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली की खास बात होता है, दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत, बहुत, आपको दो चीज़ें चाहिए, नज़रिया और मास्क। सिंपल। तो हुआ क्या कि दिल्ली, और एक और टिप दे रहा हूँ, कितने कोई है दिल्ली से गया हो, वैसे दिल्ली जाओ तो दो चीज़ें ध्यान रखना, जिस भी इलाके में पूरी लग जाए मत जाओ। दशरथपुरी, जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी। तुम्हें मजाक लग रहा हो, मत जाना। मैं उधर ही कहीं एक जगह से आता हूँ। दिल्ली उन जगहों के लिए मशहूर है, मैं जहाँ से आता हूँ, जहाँ पर दिल्ली जिन चीज़ों के लिए मशहूर है, क्राइम, ऐसे वैसा। अब मेरे जितने दोस्त हैं, जैसे अभी मैं जाता हूँ, थोड़ा बदल गया है वो मामला, बट मेरे दोस्तों से मिल जाते हैं रास्ते पे, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं कोई ये वैसे प्राउड लेने वाली बात नहीं बताता। तो उसके बाद कि अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, अरे फ़ोन स्नैचिंग के लिए जा रहा हूँ, ऐसा हो चुका है। तो ऐसे 11वीं क्लास की बात होगी कि एक बार मेरी बहन रोते हुए आती है, कहती है कि यार फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन छीन लिया किसी ने शनि बाज़ार में। तो मैं कहा शनि बाज़ार में छीन लिया क्या? तो दिल्ली में ना लौंडे क्या करते हैं, वहाँ पर वो लोग ऐसे 4-5 लौंडे मिलेंगे और एक किराए का कमरा लेंगे और उसको ऑफिस बोलने लगेंगे, खुद ही ऑफिस में भाई। कहाँ है? ऑफिस में। तो मेरा एक दोस्त था, उसका ऑफिस था उधर। तो मैंने फ़ोन किया कि यार, और मैं हेलो बोलने से पहले उसने बोला कि यार बाबर को पता नहीं था कि तेरी बहन ने लेके आ रहा हूँ फ़ोन। मैं ऐसी जगह से आता हूँ दिल्ली के, ठीक है। तो ये है, और ये बिल्कुल सच कहानी है, मैं 1% भी नहीं बना रहा, मैं उल्टा छुपा रहा हूँ कुछ ऐसे, क्योंकि ये लाइव जा रहा है। तो हुआ ये कि बहुत पहले से मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये घर तो माँ बाप का है, मेरा तो है नहीं। माँ बाप का भी घर नहीं है, उनका घर गाँव में है ना। वो लोग कहते हैं हम घर जा रहे हैं, मैं कहा आप तो गाँव जा रहे हो। नहीं, वो घर जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि गाँव जा रहे हो। तो माँ बाप का भी घर वो माँ बाप का है। मुझे लगा यार ये घर है ही नहीं, नफरत होती है इस घर से। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप चिल हैं, उतने नहीं, बट है। मेरा बाप ऐसा थोड़ा ऐसे, पापा अभी कूल हो गया है वो। बट मेरे पापा का सीन बहुत बढ़िया था, वो ना बहुत शराब पीते थे। तो एक टाइम के बाद मुझे लगने लगा था कि इस आदमी जैसा नहीं बनना है। फिर मुझे अब लगता है कि कुछ तो मजबूरी उसकी भी थी। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, ऐसा मैं भी अगर मेरी जैसी औलाद उस समय हो तो फिर भी ठीक है, बर्दाश्त कर रहा है, मैं तो कूटूँ। तो क्या हुआ कि
एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि घर नहीं है मेरा, और मेरे को छोटे शहर में होता है कि भागने का मन करता है ना। जो लोग छोटे शहरों से रियलाइज, उनको पता है कि समहाउ बस यहाँ से निकल जाऊँ, कैसे भी निकल जाऊँ। कोई बहुत नफरत होती है आपको इस इलाके से, और उसके अपने अपने रीजंस है, मैं वो रीजंस दे नहीं रहा। बट मैं क्या हुआ कि एक कविता सुनाऊंगा और आप समझना है कि मेरी उस शहर में ज़िंदगी क्या थी। और ये मेरे जीवन की पहली कविता है जो कविता के तौर पे मैं मानता हूँ। और ये कि इसका शीर्षक है ट्यूबलाइट वाला जुगनू। और ये चालू होती है कि अपने हाथों को उठाकर जब तुम नाच रहे थे बारात में, ट्यूबलाइट और झूमरों से चमचमाती उस रात में, जब तुम बेअदब होकर पैसे उड़ा रहे थे, मैंने जिम्मेदारियाँ उठा रखे थे अपने हाथ में कि जलते ट्यूबलाइट के साथ मेरा बचपन अंधेरे में पल रहा है। हाँ, ये वही शख्स है जो दूल्हे के रथ के बगल में चल रहा है। चप्पल टूटी है, पहनावा थोड़ा सादा है, दिहाड़ी कम है और बोझ ज़्यादा है। मैं 200 के नोटों की माला देख मैं थोड़ा हक्का बक्का हूँ, बजाय मक्कारी के मेहनत करता हूँ क्योंकि मैं ईमान का पक्का हूँ। जो मुझको भा गई वो शहबाले की शेरवानी है, मैं भी वहाँ होता पर मेरी तो अलग ही कहानी है। अभी चिंटू को जनरेटर से 4 झटके आए हैं, पर वो कुछ भी नहीं उसके सामने जो हमने ज़िंदगी से खाए हैं। ज़िंदगी के पहले झटके में अब्बू गए, दूसरे में गया मेरा बचपन। और दिहाड़ी कितनी है मेरी, कभी 60 तो कभी 55। चलो मान ले कि 55 और 60 में ज़िंदगी का हिसाब हो जाए, पर क्या हो अगर ट्यूबलाइट ख़राब हो जाए। तुम्हें मुफ्त में जग कर ट्यूबलाइट उठाकर चलना है, दूसरों की खुशियों में शामिल हो के उनसे चलना है। मुझ पर कोई ध्यान भी नहीं देता क्योंकि ये दुनिया रंगों की दीवानी है, और मेरा रंग तो जैसे पानी है। भले ही मैं तुम्हारी खुशियों का हिस्सा नहीं हूँ, मैं खुद एक अफसाना हूँ, कोई किस्सा नहीं हूँ। मैं ट्यूबलाइट वाला कोई जुगनू नहीं, एक परिंदा हूँ। मेरे दिल में उम्मीद कायम है, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। बस कमी है उस मोड़ की जहाँ से मुझे भी मुड़ जाना है। मैंने सोच रखा है पंखों के लगते ही उड़ जाना है, पंखों के लगते ही उड़ जाना है। तो मैं उस उम्मीद में था कि पंख लगेंगे, बट और पंख ऐसे मेटाफोरिकल है ना, पंख तो आएंगे नहीं। पंख आते हैं आपके, पंख होते हैं आपके दोस्त, है ना, सुंदर से प्यारे से दोस्त, हरामजादे थोड़े से ऐसे। तो मेरे एक दोस्त बना मेरा, ठीक है, और वो बहुत प्यारा दोस्त था। और ऐसा था कि उससे ना बिना बोले बात हो जाती थी कैसे। और लॉन्डो की तो वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बढ़िया है ना। कि और जैसे दिल्ली में होता है क्या कि शाम के 6 बज रहे, ब्लैक कलर की कैफरी होगी, हाफ हवाई चप्पल, एक स्प्लेंडर, एक लड़का आपके घर के बाहर आएगा और कुछ नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बस ऐसे करेगा, आप बाहर निकलोगे अपने, बस इतने में सारा कॉन्वर्सेशन पूरे दिन का हो गया है। सब कुछ पता चल गया है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। आप बाहर जाओगे, बाइक के पास जाओगे, वो खुद ही पीछे हट जाएगा, आप बैठोगे तो बाइक चलेगी, है ना। ये आपके पंख है, ऐसे ही होता है। तो मैंने फिर उस दौरान एक और कविता लिखी, और बताना तुम थक जाओ तो मैं छोटा कर दूंगा कहानी को। तो होता है कि हाँ भाई रिजल्ट आ गया हाँ भाई रिजल्ट आ गया, हाँ मान लिया तू एक तारा है जो हाँ भाई रिजल्ट आ गया, हाँ मान लिया तू एक तारा है जो अपने नंबर से रह गया। अरे कोई नहीं ना कि 2 नंबर से रह गया, अब तू ये सोचकर तन्हा रातें मत कर यार, भाई वो गई, अब उसकी बातें मत कर यार। क्या मतलब मुसीबत के पहाड़ नहीं लांगने का, मतलब घर से पैसे नहीं मांगने। अरे सपनों के नोट का छुट्टा भी तो चाहिए भाई, इतनी टेंशन में छुट्टा भी तो चाहिए। अरे दे देंगे जिसके भी पैसे देने हैं, मुझे भी वो नए वाले जॉर्डन लेने हैं। फिर चौड़ देखियो तू कैसे लाइफ को बेहतर बनाऊंगा, दीदी की शादी होने दे, फिर नया घर बनाऊंगा, मम्मी की स्टोरी नए घर में ही डालूंगा, फिर देखियो मम्मी की स्टोरी नए घर में ही डालूंगा। भाई अगले साल तो पक्का बुलेट निकालूंगा। क्या मतलब ये बातें पुरानी हैं भाई साहब, बाप की नौकरी भी तो छुड़ानी है। वो जो सबके पीछे चुभता है ना, वो तीर बन जाऊंगा, ब्लॉगिंग करूंगा भाई, फिर देखियो अमीर बन जाऊंगा सक्सेस के पटाखे फोड़ेंगे भाई, फिलहाल मेहनत की लड़ियाँ हैं ना। ये शर्ट देख भाई बढ़िया है ना, गिफ्ट है भाई तेरे भाई ने इमेज ही ऐसी बनाई है। हाँ ठीक है, ये भी मैंने नंदन से चुराई है। अरे यार मेरी तो सैलरी के पैसे भी भीख लग रहे हैं। सब छोड़ भाई, ये बता बाल ठीक लग रहे हैं बाल ठीक लग रहे। तो ये सेकंड फेज था, अब दोस्त भी आ गए, सब हो गया बढ़िया, ऐसे प्यारे दोस्त। मतलब उसके बाद थोड़ा सा ऐसा घर में और चला मामला बहुत अच्छा तो ऐसा कुछ हालात ऐसे हुए कि मेरे को फिर वो घर बहुत ऐसे भाया नहीं। या तो मेरे पास 2 ऑप्शन था कि इस घर को छोड़ दो और कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर कुछ तो होगा। तो मैं एक दिन मुंबई भाग आया, ठीक है। और मैं वो कहानी, वो पूरे शो की कहानी है, बट मैं आपको मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर क्या होता है, क्योंकि यहाँ मिला नहीं हाँ यहाँ मिला नहीं। हम 3 लोग रहते थे, 1 BHK का घर था, हॉल में सोते थे। और मेरे को तकिए से बहुत प्यार है, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा लोगों को बिस्तर सोते मेरे को तकिए से बहुत प्यार है, क्योंकि ठीक है छोड़ो जेल जाऊँगा मैं
तो क्या हुआ कि मैं इस मुंबई में आने के बाद मेरे को तकिया मैंने खरीदा नहीं जानबूझ के। एक होता ना कि ऐसे कि अब तो मुंबई में कुछ कर लूँगा फिर तकिया खरीदूँगा। 6 महीने तक खरीद ही नहीं पाया कोई तकिया नहीं। फिर उसके बाद हुआ है कि वो भी घर ठीक था, बैचलर लोग रहते थे, और तुम लोगों को पता होगा ज़्यादातर लोग बैचलर लोग कैसे रहते हैं। आप उनसे पानी मांगो, डब्बा देंगे। और इनकी सबसे बढ़िया खास बात, बैचलर लोगों की सबसे खास बात क्या होती है कि ये हर चीज़ को एस्ट्रे बना सकते हैं, हर चीज़ को। मतलब कैसे, मैं मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर ठीक है ये घर छूटा। मैं बेसिकली आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए घर क्या होता है और कैसा घर था। तो है ना, वक्त है ना हमारे पास, ऐसे थोड़ा कम करना है क्या, कुछ है? हाँ ठीक है हाँ तो थोड़ा ही सुनाता हूँ। उसके बाद मैं वो छूटा घर, फिर दूसरे घर में गया। वहाँ पर हम 1 RK में 6 लोग रह रहे हैं। भाई साहब मुझे इतना टेस्टोस्टेरोन जीवन में कभी नहीं दिखा था। 6 के 6 लौंडे, उठो तो लौंडे इधर दाढ़ी इधर बाल, इतना ज़्यादा अरे भाई साहब। और उसमें 2 एक्टर मिल गए। मेरे को एक्टर लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे को अपने पर्सनल ग्रज उन 2 एक्टर से थी। वो इतने सुंदर दिखते थे, वो इतने सुंदर बन के रहते थे, पर हर शाम को जाके गुरुद्वारे की लाइन में लग जाते थे ठीक है, तो हाँ धीरे से ये जोक ऐसे लैंड होता है तो ना एक दिन क्या हुआ, सिंक चोक हो गया था और हम लोगों ने तय किया कि यार प्लम्बर बुलाएंगे, पैसे लगाएंगे और ठीक कराएंगे। वो 2 एक्टर ने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहा जायज़ है जायज़ है, नहीं है तुम्हारे पास। फिर हम लोगों ने नहीं बुलाया। बट उसमें से एक एक्टर थोड़ा जुगाड़ू था। ये होता है एक्टर गरीब हो तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। उसने क्या किया, उसने किचन सिंक का पाइप निकाला और बाल्टी में डाल दिया। नाउ 1 RK का घर है, हम किचन से वो बाल्टी भरती जाती है, हम यूज़ करते जाते, वो किचन से ऐसे बाल्टी उठाते, हॉल को क्रॉस करते, बेडरूम में जाते और टॉयलेट में फ्लश करते। और ये सिलसिला 6 महीने चला है फिर एक दिन मैं तंग आके देखा कि यार ये प्लास्टिक कैसे सड़ सकता है, ऐसी बाल्टी का ये हाल हो गया। तो मैंने तय किया कि भाई मैं प्लम्बर बुलाऊंगा, खुद ठीक कराऊंगा। प्लम्बर 150 रुपये में ठीक करके चला गया तो फिर मैंने ये घर छोड़ा। उसके बाद मैं एक और घर में गया, वो घर भी अच्छा था। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मुझे पहली बार घर का स्वाद पता लगा, क्योंकि इस बार मैं अपने घर नहीं लौटा। मुझे जाना ही नहीं उस जगह पर, इतने टॉक्सिक लोग, सबको थेरेपी चाहिए तो मेरे को वहाँ जाना ही था। तो मैंने फिर एक गुड़गांव में बढ़िया घर लिया, इतना सुंदर घर। पहली बार मेरे मुंह पे आज़ादी का ऐसे जो स्वाद लगा, आय हाय। मैं बम्बई वापस आ गया, क्योंकि बम्बई से एक बार दिल लग जाए तो कौन कहाँ जाए। तो मैं वापस आ गया। इस बार मैं एक इलीगल फ्लैट में रहा। ठीक है, इलीगल मतलब ब्रोकर को पता है, ओनर को नहीं पता। मैं उसको 5,000 देता था, बढ़िया मामला चल रहा था। बस एक दिक्कत थी, ब्रोकर की शर्त ये थी कि भाई ये मेरी पर्सनल स्पेस है, मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड भी लाऊंगा। मैं कहा ठीक है भाई ले आना, क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है। और उसके बाद उसने कहा कि अब मेरे को दिक्कत तब तक नहीं थी जब तक मुझे, मतलब वो गर्लफ्रेंड्स बोलना चाहता था मैं गर्लफ्रेंड सुन गया। तो मैं रोज़ रात को 11 बजे घूम रहा हूँ इधर उधर। तो एक दिन मैं पकड़ा गया और फिर वहाँ से भागा मैं अपने दोस्त के घर। ठीक है, और फिर वहाँ से मैं 2 साल रहा। बट मेरे को वो घर जैसा नहीं लगा। फिर फाइनली उस दोस्त की शादी हुई और फिर मैंने अपना खुद का ऐसे रेंट पे ही घर लिया। उसमें आए मेरे माँ बाप। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा घर है, कुछ भी बकवास करेंगे तो भगा दूंगा तो उसके बाद से थोड़ा चिल हो गया। पर फिर उस दिन मैंने अपने पापा का नया रूप देखा। पूकी आदमी है पहले, ये अब पूकी हो गया है, या फिर शायद ये कोपिंग मैकेनिज्म है इसका कि माफ़ करके बुढ़ापे में भगाएगा नहीं तो वैसा। पर उस दौरान ऐसा होता है ना कि जब आपके साथ अब इतना सारा आपने देख लिया, तो जीवन में जब अच्छा हो रहा होता है तो आप बैठ के ही खुद को मनाने लगते हो, नहीं अच्छा नहीं हो रहा, ऐसे कैसे कुछ तो है, शनि की कुछ तो चल रहा है। तो फिर मैं सोच लगी नहीं यार इतना अच्छा दिन तो मेरे को ना सारा ही याद आने लग गया, ऐसे सब कुछ ही ऐसे याद आने लग गया। तो मैंने फिर एक कविता लिखी थी और इस कविता से मैं इस कहानी को ऐसे एंड करूँगा। वो बहुत ऐसे मैंने फास्ट पट सुनाया। तो ये है कि ये उदास लोगों की पीढ़ी है, एक मिनट, ये उदास लोगों की पीढ़ी है जिन्हें अकेलापन भाता है। ये उदास लोगों की पीढ़ी है जिन्हें अकेलापन भाता है, जो सुखी धरा पर नीरव का आसमान रहना चाहते हैं, जो जीवन भर निसंतान रहना चाहते हैं। इन्हें डर है कि ये गलत इंतखाब ना कर दें, इन्हें डर है कि ये अपने बच्चों का जीवन खराब ना कर दें, क्योंकि ये लोग उदासी के देवता हैं जिनके पिता कलाकार थे, जो चेहरों को घूसों से रंग देते थे, जो गालों पर बना देते थे भित्ति चित्र। ये हंसने वाला नहीं था वैसे तो, पर ठीक है भाई, ट्रेजेडी बिकम्स कॉमेडी आफ्टर अ वाइल जो उंगलियों से गालों पर बना देते थे भित्ति चित्र, जो हरी चूड़ियों को लाल कर सकते थे,
मार मार कर बुरा हाल कर सकते थे, जो खाने की थालियों को नचाकर फेंक देते थे दीवार में, ऐसी कई चीज़ें करते थे वो प्यार में। पर आज उस थाली की गूंज इस पीढ़ी की नींद में गूंजती है और वो चीख कर पूछती है माँ से कि क्या पापा हमेशा से ऐसे थे। और माएँ जिन्हें अपने जख्मों से ज़्यादा पति की इज्जत को अहमियत दी, कहती हैं कि नारियल है आदमी, नारियल है आदमी, बाहर से सख्त अंदर से नरम। और इस तरह वो निभा लेती हैं पत्नी धर्म। तो अगली बार, तो अभी बताना कहानी चालू ही शादी से, तो मैं अगली बार इन बिखरे गुलदस्तों के गुलों से बाग होने की मत कहना। ये वो चिंगारी है जो भड़केगी तो सब जला देगी, इन्हें आग होने की मत कहना। इनका जिंदा रहना ही क्रांति की आखिरी सीढ़ी है। मैं वादा करता हूँ ये उदास लोगों की आखिरी पीढ़ी है, ये उदास लोगों की आखिरी पीढ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। क्या बात है, पूरा सफ़र था एक परफॉर्मेंस में, ऐसा लगा है ना, घर का सफ़र था। मतलब घर ढूंढते हुए हम सब ने जो सफ़र शायद देखा है इस शहर में। कितने लोग हैं जो इसी शहर से हैं? आप लोग इसी शहर से, आप इस शहर से हैं? अच्छा, ओके। और आप? यू आर फ्रॉम मुंबई एंड यू हैव जस्ट मूव्ड, राइट? या बढ़िया। तो आई थिंक ये जो घर वाला मामला है, आई थिंक एटलीस्ट एनीबडी हु इज़ कम फ्रॉम अनदर सिटी नोज दैट फीलिंग ऑफ गोइंग बैक होम, वो थोड़ी सी एक है, थोड़ा बिटर स्वीट। तो क्योंकि साहिल ने इतना कुछ सुनाया तो मुझे भी कुछ याद आ गया था, कुछ छोटे से मतलब ख्याल है वो पेश करूँगी कि माना कि हम घर जाया नहीं करते, माना कि हम घर जाया नहीं करते, ऐसा नहीं कि अपने बुलाया नहीं करते, बिन वजह अब वहाँ बसर नहीं होता, लम्हे आते हैं लफ्ज़ आया नहीं करते, लम्हे आते हैं लफ्ज़ आया नहीं करते, इंतज़ार उन्हें भी रहता है मगर, इंतज़ार उन्हें भी रहता है मगर, लौट आए उतना जताया नहीं करते, चुकाते हैं हर दम कर्ज जीने का, मरने का हिसाब वो लगाया नहीं करते, मरने का हिसाब वो लगाया नहीं करते, कि शहर से कोई अब रिश्ता है हमारा, शहर से कोई अब रिश्ता है हमारा, यूं ही हम वक्त ज़ाया नहीं करते, कुछ पराए यहाँ भी है अपने से पर, शाम को साथ वो घर आया नहीं करते, शाम को साथ वो घर आया नहीं करते, अधूरे रह गए जिनकी छाँव में, पूरे होकर तेवर दिखाया नहीं करते, उलझते रहे रिश्तों की डोर में ऐसे, फटे नाते पुराने सिलाया नहीं करते, और अब जो वापस लौट चले हम घर की ओर, अब जो वापस लौट चले हम घर की ओर, अपनों से आंखें मिलाया नहीं करते, मिलाया नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इतनी इत्मीनान से सुनने के लिए, और अभी भी आपका वो एंथुजियाज़म जारी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इस शाम को यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना। एक आखिरी ख्याल सुनाऊंगी और फिर इजाज़त लूँगी। माई नेम इज़ हेली शाह, आई हैव बीन योर होस्ट, माई इंस्टाग्राम इज़ हेली शाह _ मे बी आई शुड स्टार्ट सेइंग दिस। जब 4 लोग होते हैं तब याद आता है, जब 40 लोग होते हैं तो याद नहीं आता पर हाँ, तो ये आखिरी ख्याल है कि ये ज़िंदगी क्या है। हाँ जी, यस, नो देयर इज़ नथिंग आफ्टर द एंड, इट्स अ _full_stop कि ये ज़िंदगी क्या है, कुछ हक के अल्फाज कुछ गुस्ताखियाँ हैं, ये ज़िंदगी क्या है, कुछ हक के अल्फाज कुछ गुस्ताखियाँ हैं, कुछ पूरे सपने कुछ बस मचलती बेताबियाँ हैं, कुछ लम्हे मसरूर कुछ परेशानियाँ हैं, तुम कौन अलग मिट्टी के हो, हम सब ही तो बस कहानियाँ हैं, हम सब ही तो बस कहानियाँ हैं। थैंक यू सो मच, यू गाइस हैव बीन अ लवली ऑडियंस। आई होप सभी ओपन माइक में आप ही ऑडियंस की तरह नसीब हो सबको। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट